नमस्कार मित्रों, आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल एडुफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी में छंद का अध्ययन करने वाले हैं। विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में आपसे इस टॉपिक से कई तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि कौन सा मात्रिक छंद है, कौन सा वार्णिक छंद है, किस छंद में कितनी मात्राएं हैं। इस तरह से विभिन्न प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए आज की क्लास में हम छंद से संबंधित अध्ययन करेंगे। छंद से संबंधित संपूर्ण अध्ययन आपको इसी क्लास में मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि छंद है क्या। छंद शब्द संस्कृत के छिदि धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ढकना या आच्छादित करना। अब यहाँ पर छंद का तात्पर्य हो जाएगा कि जो स्वर और रसात्मक अनुभूति से काव्य को ढक लेता है उसे छंद कहते हैं। सर्वप्रथम छंद की चर्चा ऋग्वेद में हुई थी। छंद का जो दूसरा नाम है उसे पिंगल भी कहते हैं। इसका कारण यह है कि ये छंद शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल नाम के ऋषि थे। छंद शास्त्र के जो प्रणेता थे वो पिंगल ऋषि थे, और पिंगल ऋषि जो थे आचार्य के छंद सूत्र में छंद का सुसंबद्ध वर्णन होने के कारण इसे छंद शास्त्र का आदि ग्रंथ माना जाता है, और इसी आधार पर छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। ये तो हमने जानकारी ली कि छंद है क्या। अब छंद की परिभाषा देख लेते हैं। जिन रचनाओं, वर्णों, मात्रा, यति, गति, तुक आदि पर बल दिया जाता है वो छंद कहलाता है। अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यति गति से संबद्ध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। तो ये थी आपकी छंद की परिभाषा। अब हम बात कर लेते हैं कि छंद के लक्षण क्या हैं। तो मानव छंद जो है वो मानव हृदय में की सौंदर्य भावना को जागृत करता है। छंद गद्य की शुष्कता से मुक्त होता है। गद्य में आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो आपको वो उतनी अच्छी नहीं लगेगी जितना कि आप छंद में यानी पद्य में अध्ययन करेंगे तो आपको याद अच्छा लगेगा। छंदोबद्ध भावाभिव्यक्ति लय होने के कारण उसमें गेयता आ जाती है। छंदों में भावों की तरलता रहती है और छंदों का प्रभाव हृदय और मन पर स्थायी रूप से पड़ता है। तभी आप कोई गाना सुनते हैं तो आप सुनते ही उसे गुनगुनाने लगते हैं, यानी आपको थोड़ा थोड़ा याद हो जाता है, क्योंकि जो छंद का प्रभाव है वो हमारे मन मस्तिष्क पर ज़्यादा गहराई से पड़ता है गद्य की अपेक्षा। छंदोबद्ध भावों को ही स्मृति में रखा जा सकता है, यानी इसीलिए हमें गाने जैसी चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। छंदों में लय, ताल, सुर आदि का समावेश होने से वह सरस और गीतात्मक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। हर्ष छंद के लक्षण का ही ये हमारा पॉइंट है। हर्ष, शोक, प्रेम, घृणा, आवेश आदि मानवीय भावों की अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन छंद को ही माना जाता है। अब बात करते हैं छंद के अंग कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला नंबर आपका आता है पाद या चरण। प्रत्येक छंद में कम से कम 4 चरण होते हैं। छंद शास्त्र में पाद का अर्थ छंद का चतुर्थ भाग से है। प्रथम और तृतीय चरण को विषम और चतुर्थ को सम चरण कहते हैं। अब बात यह है इसमें कि चरण है क्या। तो चरण में हम पढ़ेंगे अगर, तो चरण में ये होता है कि जैसे आपने कोई छंद लिखा तो उसमें आपकी 4 वो होती हैं। जैसे आपने मान लो कोई चौपाई, मैं आपको लिख के बता देती हूँ। जैसे आपकी चौपाई है, गुरुपद रज मृद मंजुल मंजन, मैं बताऊँ आपको, गुरुपद
रज मृद, रज मृदु, मंजुल, मंजन। ठीक है। और फिर है नयन अमीय दृग दोष विभंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। उसके बाद में आपका है तेहि कर विमल विवेक विलोचन, तेहि कर विमल विवेक विलोचन, बरनऊ रामचरित भव मोचन, बरनऊ राम चरण भव मोचन। ये आपके 4 हो गए। ये चौपाई का पद है और इसमें 16 मात्राएं होती हैं, ये हम आपको अभी आगे पढ़ाएंगे। लेकिन ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया और ये आपका 4 हो गया। तो प्रत्येक छंद में, चाहे वो दोहा हो, चाहे वो सोरठा हो, चाहे चौपाई हो, चाहे रोला हो, चाहे उल्लाला हो, चाहे हरगीतिका हो, कम से कम 4 चरण तो होंगे ही। और 4 चरणों में जो अंत का वर्णन होता है उसे हम पाद कहते हैं। पद यानी चरण, पाद कहते हैं। और उसी को अब आते हैं हम यहाँ पर। अब इसमें जो प्रथम और तृतीय चरण है उसको हम विषम कहते हैं। जैसे इसका जो ये पहला चरण और इसका जो तृतीय चरण है इसे विषम चरण कहेंगे, और जो द्वितीय और चतुर्थ चरण है इसे हम समचरण कहते हैं। ये तो आप कॉमन सी बात याद ही रखेंगे। अब बात करते हैं मात्रा और वर्ण की। 2 प्रकार के स्वर, और जो ये विषम और चरण होते हैं, समचरण होते हैं, इनमें मात्राओं की गणना भी एक जैसी होती है। जैसे कि आप दोहा देखेंगे तो इसमें पहले और तीसरे चरण में एक जैसी मात्राएं होती हैं, और मतलब पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो इनमें ये सम विषम इसलिए भी हैं कि क्योंकि इनमें जो मात्राओं की संख्या होती है वो दोनों में अलग अलग होती है। अब किसी में चारों चरणों में एक जैसी मात्राएं होती, जैसे चौपाई है, चौपाई में सब में आपकी 16-16 मात्राएं होती हैं। जैसे दोहा में है तो 11-13 होती हैं, सोरठा में 13-11 होती हैं। ये मात्राओं की गणना हम अभी आगे करेंगे। अब बात कर लेते हैं मात्रा और वर्ण की। 2 प्रकार के स्वर होते हैं, ये आपने वर्ण में पढ़ा भी होगा, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वाले वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व से 2 गुना का समय लगता है, और वहाँ आपने वर्ण की क्लास में आपने पढ़ा होगा कि प्लुत स्वर भी होता है। प्लुत स्वर में 3 गुना समय लगता है। जैसे किसी को आप बुला रहे हैं, ओम का जाप कर रहे हैं, उस जगह प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। छंद शास्त्र में ह्रस्व दीर्घ को मात्रा कहते हैं। यहाँ स्वर के साथ व्यंजनों का समावेश होता है, लेकिन व्यंजनों की मात्रा नहीं गिनी जाती है। इसका कहने का मतलब है कि स्वर के साथ व्यंजन, यानी हमारे जितने व्यंजन हैं वो स्वर के साथ लगे हुए हैं, और जिन व्यंजनों में स्वर नहीं होगा उन्हें हम आधा व्यंजन बोलते हैं। जैसे कि आधा सा हो गया तो वो ऐसे लिखा जाता है। अगर ऐसे लिखा जाएगा तो ये स्वर सहित हो जाएगा, या इसमें हलंत लगा देंगे तो भी ये आधा हो जाएगा। कहते आधा रा लिखो, आधा सा लिखो, आधा हा लिखो। तो ये जो आधा होता है ना, वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ से स्वर हटा दिया गया है। तो व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है, यानी जिन व्यंजनों में स्वर नहीं लगा है उनकी कोई मात्रा नहीं होगी। अब यहाँ पर हमने कुछ शब्द लिखे हैं, उन शब्दों में आपको बता देती हूँ मैं। जैसे कि लिखा है स्वतंत्र, तो इसमें जो आगे सा बना हुआ है वो स्वर रहित है। अगर स्वर सहित होता तो पूरा सा बनता। अब ये या तो हम इसको हलंत वाला शा भी मान सकते हैं इस तरह से, या इस तरह से लिखे, बात एक ही है। लेकिन ना इसमें स्वर नहीं है, तो इसलिए ये स्वर रहित व्यंजन है। अब अगर ये स्वर रहित व्यंजन है तो इसकी मात्रा नहीं होगी। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपकी सा की तो कोई मात्रा होगी नहीं, तो वा की मात्रा 1 होगी। और जिसमें ये
अनुस्वार लगता है उसमें 2 मात्राएं होती हैं और त्रा की 1 मात्रा होती है। तो इस तरह स्वतंत्र में आपकी ये मात्राएं बन जाएंगी। अब बात कर लेते हैं कमल की। कमल में देखिए का के साथ भी स्वर लगा है, माँ के साथ भी स्वर लगा है और ला के साथ में। अगर इनको स्वर रहित बनाएंगे तो ऐसे लिखा जाएगा का प्लस आ प्लस माँ प्लस आ और प्लस ला, सब में विसर्ग है और प्लस आ। ये आपका अगर हम तोड़ के बनाएंगे तो ये बनेगा, लेकिन इसमें सब में स्वर लगा दिया गया है तो ये कमल इस तरह से बन गया है। तो इनकी सबकी एक एक मात्रा होगी, कमल इस तरह मात्राएं होगी। अब जैसे राजा, तो इसमें भी एक्स्ट्रा स्वर लगा हुआ है। जैसे अगर राजा को देखेंगे तो रा प्लस आ और प्लस आ, यानी यहाँ पर 2 स्वर लगे हैं तो 2 मात्राएं हो जाएंगी। इसमें भी 2 स्वर लगे हैं तो इसमें भी 2 मात्राएं हो जाएंगी। अब आपको बात समझ में आई होगी, अगर नहीं आई है तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपको फिर से समझा दूंगी। तो ये थी हमारी जो मात्राओं की गणना थी उसका क्रम था, मात्रा और वर्ण का। अब जो मात्रिक स्वर होते हैं उनमें मात्राओं की गणना की जाती है और जो वार्णिक छंद होते हैं उनमें वर्णों की गणना की जाती है। अब बात करते हैं लघु और गुरु की। ये जो लघु होता है और ये गुरु होता है, याद रखिए ये 1 मात्रा को सूचित करता है, ये 2 मात्रा को सूचित करता है। अब लघु गुरु की अगर बात करेंगे तो छंद शास्त्र में ह्रस्व को लघु कहते हैं और दीर्घ को गुरु कहते हैं। वर्ण के भेद हैं, दीर्घाक्षर को गुरु कहते हैं जिसका चिन्ह ये नहीं होता है, जिसका चिन्ह ऐसे बनाया जाता है। ह्रस्व अक्षर को यानी जो छोटा होता है उसे लघु कहते हैं जिसका चिन्ह ऐसे बनाया जाता है। अब इनके कुछ नियम हैं, उनको देख लेते हैं, वो बहुत जरूरी है। आ, ई, उ इन ह्रस्व स्वरों तथा इनसे युक्त व्यंजन का संयुक्त व्यंजन को लघु माना जाता है। यानी जिन स्वरों में आ लगा हो, ई लगा हो, ऊ लगा हो, इन स्वरों को ह्रस्व स्वर माना जाता है। जैसे कि कलम। अब जैसे कि कोई ऐसा शब्द जिसमें छोटी ई हो, जैसे नलिका, तो इसमें तो बड़ा आ लगा है, लेकिन इन दोनों में छोटा आ लगा तो इनकी दोनों की एक एक मात्रा होगी। जैसे कि गुण, तो गा में छोटा ऊ का समावेश हुआ है तो इसकी 1 मात्रा होगी, 1 मात्रा इसकी होगी। जैसे कमल, इनमें तीनों में छोटा आ है तो इन तीनों की एक एक मात्रा होगी। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं दूसरे नियम की। तो दूसरा नियम हमारा कहता है कि ए, ऐ, ओ और औ, ये जो है इनसे मिले संयुक्त व्यंजन को गुरु कहते हैं, यानी इनसे जो व्यंजन बनते हैं वो दीर्घ कहलाते हैं। अब याद रखने वाली बात ये है कि हम ए को लघु में काउंट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ए को गुरु में ही काउंट करेंगे और इसकी 2 मात्राएं ही बनाएंगे। जैसे ऐसा, तो 1 मात्रा 2 इसकी हो गई, 2 इसकी हो गई। फिर ओला, 2 इसकी हो गई, 2 इसकी हो गई। औरत, तो रा में तो आ लगा है तो 1 मात्रा इसकी हो गई। नौका में 2 मात्रा नौ की हो गई, 2 मात्रा का की हो गई। इन सब में क्या हुआ है, गुरु का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नियम है हमारा अनुस्वार युक्त वर्ण गुरु होता है। जैसे संसार, अब हमारा जैसे ये संसार लिखा हुआ है, संसार, तो इसमें क्या है कि ये जो सा है ये दिखने में तो एक है, लेकिन इसकी जो ऊपर ये नुक्ता ये लगा हुआ है, बिंदु लगा हुआ है, इस बिंदु की भी 1 मात्रा बन जाएगी। तो यहाँ पे सन की 2 मात्राएं बन जाएंगी, 2 मात्राएं सा की बन जाएंगी और 1 मात्रा रा की बन जाएगी। यानी यहाँ पर संसार की 2 मात्राएं बनेंगी। जिस शब्द के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग किया गया है उस शब्द की 2 मात्राएं होंगी, आप याद रखिएगा। लेकिन चंद बिंदु वाले वर्ण में गुरु नहीं होता है। जैसे चांद लिखा गया है तो इसमें क्या होगा, अब बात एक ये समझिए कि जो चंद बिंदु होता है वो हमेशा दीर्घ स्वर में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे चांद, सांप, आँख,
तो इसमें क्या होता है कि पहले से ही वो दीर्घ स्वर होता है और उसी के ऊपर ही चंद बिंदु प्रयोग किया जाता है। चंद बिंदु कभी भी सिंगल शब्द के वर्ड के ऊपर नहीं लगता है, जैसे छोटा बड़ा रा इन सब के ऊपर चंद बिंदु नहीं लगेगा। जिसमें बड़े आ की मात्रा लगेगी यानी दीर्घ स्वर का प्रयोग जिसमें किया जाएगा उसी में चंद बिंदु का प्रयोग किया जाएगा। अब जिसमें दीर्घ स्वर का प्रयोग किया गया है तो उसमें तो वैसे ही 2 मात्राएं बन जाएंगी, तो फिर चंद बिंदु की मात्रा और बनाने के लिए 3 मात्रा का प्रयोग तो करेंगे नहीं, 3 मात्रा का तो कोई साइन होता नहीं है। इसीलिए जिनमें चंद बिंदु वाले जो शब्द होते हैं उनमें 2 मात्राएं होती हैं, क्योंकि चंद बिंदु हमेशा दीर्घ स्वर में ही लगता है। ये बात याद रखिएगा, ये आपको अशुद्ध वर्तनी में भी काम आएगा कि अनुस्वार तो लघु वर्ण में लगता है, लेकिन दीर्घ वर्ण में हमेशा चंद बिंदु का प्रयोग किया जाता है। और इसीलिए चंद बिंदु वाले जो शब्द होते हैं उनमें गुरु नहीं होता, क्योंकि उनका गुरु तो पहले ही, जैसे आँख आपने लिखा है तो ये तो बड़ा वैसे ही बना है, चा आपने चांद लिखा है तो ये तो चा और एक ही मात्रा है। जैसे आपने सांच लिखा है तो सांच अगर लिखा तो आप ऐसे लिखेंगे ऐसे, तो ये तो एक मात्रा लगी ही है इसके साथ। तो इसके इसीलिए जिसमें चंद बिंदु लगता है उसके हिसाब से गुरु नहीं बनता, क्योंकि उसमें दीर्घ स्वर का पहले से ही प्रयोग किया गया होता है। अब बात कर लेते हैं चौथे नियम की कि विसर्ग युक्त वर्ण भी गुरु होता है, जैसे स्वतः। अब स्वतः, अब जो स्वर रहित व्यंजन होता है उसकी कोई मात्रा होती नहीं है, तो इसका जो बनेगा वो इस तरह बनेगा, एक वा की ये वाली मात्रा और ता की ये वाली मात्रा। अब यहाँ लिखा है दुख, इसमें दा में भी विसर्ग है, खा में भी विसर्ग है, तो दा की भी एक मात्रा 2 होंगी और खा की भी 2 मात्राएं होंगी। अब बात करते हैं 5वें नियम की। तो 5वें नियम में वर्ण के पूर्व का लघु वर्ण गुरु कहलाता है। अब संयुक्त वर्ण जो होता है उसके जो पूर्व का लघु वर्ण होता है वो गुरु हो जाता है। जैसे स्वतंत्र लिखा है तो अब स्वतंत्र में जो सा लिखा है आपने वो तो आपका स्वर रहित व्यंजन है, लेकिन स्वतंत्र यानी सा के पहले कोई वर्ण है ही नहीं, तो स्वतंत्र की कोई मात्रा होगी नहीं। लेकिन जैसे यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, सत्य, भक्त, दुष्ट, धर्म। अब अगर हम देखें तो इसमें जो स्वर रहित व्यंजन हमारा ता है, तो ता में ता के आगे सा का प्रयोग किया गया है, तो जो ता है के आगे सा है ये गुरु हो जाएगी, इसकी यानी 2 मात्राएं हो जाएंगी। इनको 2 मात्रा में काउंट करते हैं। अभी जब हम आपको मात्रा की गणना करना बताएंगे उसमें हम आपको बता देंगे। इसकी 2 मात्राएं होती हैं, इसकी 1 मात्रा होती है, यानी इसमें कितनी मात्राएं हैं, तो इसमें 3 मात्राएं हैं। अब आगे अगर इसमें देखें हम कि ये क्या कह रहा है कि संयुक्त वर्ण के पूर्व का जो लघु वर्ण होता है वो गुरु हो जाता है। कैसे हो जाता है, तो जो ये ता है इसकी तो कोई मात्रा होती नहीं, लेकिन इसके जो पहले का सा है ये गुरु हो जाएगा और या की 1 मात्रा हो जाएगी। तो सत्य में कितनी मात्राएं होंगी, तो सत्य में 3 मात्राएं होंगी। अब बात करते हैं अगर भक्त की, तो भक्त और भा और ता के बीच में आधा का यूज किया गया है, तो भक्त की 2 मात्राएं हो जाएंगी और ता की 1 मात्रा हो जाएगी, तो इसमें भी आपकी 3 मात्राएं हो जाएंगी। अगर दुष्ट की बात करेंगे, अब दा में उपसर्ग लगा दा में स्वर लगा हुआ है, लेकिन कौन सा स्वर लगा है, तो लघु स्वर लगा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, दुष्ट की 1 मात्रा होनी चाहिए, लेकिन ये आपका आधा सा भी लगा है, तो इस हिसाब से इसकी गुरु मात्रा बनेगी। और टा की 1 मात्रा बनेगी तो इसमें भी हो जाएगा। अब धर्म की अगर बात करेंगे तो धा और आधा रा और मा, ये होता है धर्म, तो 2 मात्राएं इसकी हो जाएंगी धा की। तो धा की अगर क्यों हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर जो रा है वो स्वर रहित व्यंजन है, और स्वर रहित व्यंजन का जो नियम होता है वो ये होता है कि ये अपने पीछे वाले वर्ण के साथ संयुक्त रूप से काम करता है। तो जो संयुक्त वर्ण होता है, संयुक्त वर्ण के पहले वाला वर्ण दीर्घ हो जाता है, तो इसमें हम धर्म में भी 3 मात्राएं हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी ये मैं बताती हूँ। जैसे कि धा है और इसके बीच में धा रा म, इनको अगर तोड़ के लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। अब ये रा आपका आधा है और इसके पहले आपका धा है, तो हमने ये पढ़ा है कि संयुक्त वर्ण के पूर्व का जो वर्ण होता है वो गुरु हो जाता है, तो ये लघु है, ये गुरु हो जाएगा। तो ये जब गुरु हो जाएगा तो इसकी 2 मात्राएं बनेगी, और ये माँ है तो इसकी 1 मात्रा बनेगी, तो
मात्राएं आपकी कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी। याद रखिएगा, मात्रा की गणना से संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टीजीटी पीजीटी में हर बार 2-3 क्वेश्चन आते ही हैं इस टॉपिक से, तो आप ये याद रखिएगा। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके और ऐसे ही वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अब बात करते हैं संख्या, क्रम और गण की। मात्राओं और वर्णों की गणना को संख्या लघु गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। अभी हम रीडिंग कर लेते हैं, फिर आपको समझाएंगे। मात्राओं और वर्णों की संख्या और क्रम की सुविधा के लिए 3 वर्णों का एक एक गण माना जाता है। इसके विषय में भी हम अभी पढ़ रहे हैं। इन गणों के अनुसार मात्राओं का क्रम वार्णिक वृत्तों या छंदों में होता है, अतः इन्हें वार्णिक गण कहते हैं। इन गणों की संख्या 8 है और इन्हीं के उलटफेर से छंदों की रचना होती है। यहाँ ये आपसे मात्राओं की गणना के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ये आपसे वर्णों की गणना के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम बात करें तो इसका एक सूत्र होता है यमाता राज भान शलगा। यमाता सबने पढ़ा होगा खूब, यमाता 6, 7, 8 में राज भान सलगा, ये होता है आपका एक सूत्र होता है। सूत्र कहें या ये कह लें कि याद करने का एक पॉइंट बना लिया गया है। अब इसमें हम 3-3 का बना लेते हैं। कैसे? जैसे हमने इसमें लिया 3 शब्दों को, यमाता, यमाता ले लिया। अब हम क्या करेंगे, पहले वाले अक्षर को छोड़ देंगे, फिर 3 को काउंट करेंगे। तो अगर हम फिर 3 को काउंट करेंगे तो आ जाएगा हमारा मातारा। इसके बाद में हम माँ को छोड़ देंगे, फिर 3 को काउंट करेंगे तो हमारा आ जाएगा ताराज। धैर्य के साथ आप पढ़ते रहिए, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। फिर आपका आ जाएगा राजभा। ये बनाना सीख लीजिए तो आप ये समझिए कि आपको वार्णिक छंदों में कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी से सब कुछ कर लेंगे। राजभा आ गया। अब हमें रा छोड़ देना है तो हमारा जबान आ जाएगा, जबान आ जाएगा। इसके बाद में हमें जा छोड़ना है तो हमारा भानस आ जाएगा, और इसके बाद में हम भा छोड़ देंगे तो हमारा नस्ल आ जाएगा, और इसके बाद में अगर हमने ना छोड़ दिया तो हमारा सलगा आ जाएगा। अब अगर हम साथ छोड़ देंगे तो हमारे 3 शब्द मिलेंगे नहीं, क्योंकि हमें बनाना 3-3 का है। तो इसीलिए ये हमारे यमाता राज, यमाता, मातारा, ताराज, राजभा, जबान, भानस, नस्ल और सलगा, ये याद रखिएगा। अब इन्हीं से सूत्र बनते हैं। कैसे बनते हैं? या तो सिंगल है, इसका 1 मात्रा, माँ की 2 मात्राएं, क्योंकि एक इसमें स्वर और लगा हुआ है ताकि 2 मात्राएं, तो इसको बोलते हैं यगण। ये गण की भी बात करता है। फिर आपका मातारा, तो इसमें सब में एक स्वर एक्स्ट्रा लगा हुआ है तो सबकी 2-2 मात्राएं हो जाएंगी, इसको बोलते हैं मगण। आगे से एक शब्द उठा लीजिए और उसके साथ में गण लगा दीजिए। फिर आपका आएगा ताराज। ताराज में 3 मात्राएं, ता में 2, रा में 2 और जा में 1, तो इसको बोलेंगे तगण। ये याद कर लीजिए, आपको बहुत आराम देगा आगे वाले वार्णिक छंद जब हम पढ़ेंगे। उसके बाद में आपका राजभा आ जाएगा, तो रा में 1 मात्रा लगी हुई है, रा आ गया, जा में कोई मात्रा नहीं है, और भा, तो भा की 2 मात्राएं होंगी और इसको बोलेंगे रगण। इसके बाद में जबान आ जाएगा, जा की 1 मात्रा, भा की 2 मात्राएं और ना की 1 मात्रा, तो ये आपका जगण आ जाएगा। अब आपका है भानस। भानस में भा में 2 मात्राएं, राइटिंग पे ना जाएं, आप ध्यान से पढ़ते रहिए, राइटिंग थोड़ी सही नहीं है। इसके बाद में ना की 1 मात्रा और सा की 1 मात्रा, तो इसको बोलेंगे भगण। इसके बाद में नशल, इसमें तीनों में 1 मात्राएं आती हैं, इनको बोलेंगे नगण। इसके बाद में सलगा, स ल गा, सा में 1, ला में 1 और गा में 2, इसको बोलेंगे सगण। ये हमने यहाँ सीख लिया। अब हम अपनी टेबल पे चलते हैं। तो अब आप देख लीजिए, यमाता राज भान सलगा एक सूत्र था,
उससे हमने तीन तीन शब्द लेकर यमाता, मातारा, ताराज, राजभा, जभान, भानस, नसल, सलगा इन्हें बनाया। इसके बाद में यमाता में हमने देखा तो 5 मात्राएं, मातारा में 6, ताराज में 5, राजभा में 5, जभान में 5, भानस में 4, नसल में 3 और सलगा में 4 मात्राएं मिली। अब यमाता को यगण कहते हैं, मातारा को मगण कहते हैं, ताराज को तगड़ कहते हैं, राजभा को रगड़ कहते हैं, जभान को जगड़ कहते हैं, भानस को भगड़ कहते हैं, नसल को नगड़ कहते हैं और सलगा को सगण कहते हैं। अब हम अपनी टेबल पे चलते हैं। अब यहाँ पर हमें एक टेबल मिली, उसमें देखिए आप, तो आपको यगण, मगड़, तगण, रगण, झगण, भगण, नगण, सगण मिलते हैं। इतने हमने बना के देख ही लिए थे, तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये आया कहाँ से। तो अब यहाँ ये आया। अब देखिए ये कह रहे हैं आदि लघु से होता है। लघु से कैसे होता है? तो और मध्य में गुरु और अंत में गुरु होता है। कैसे? यगण बना किससे? तो यमाता से बना था। किससे बना था? यमाता से बना था। अच्छा, या सिंगल है तो या की एक मात्रा, माँ में एक स्वर और यूज किया गया है तो माँ की 2 मात्राएं और ता में भी 2 मात्राएं हो गई। अब इनकी बात सुन लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि आदि में लघु होता है। हाँ भैया होता है आदि में लघु। फिर इनका कहना है मध्य में गुरु होता है। हाँ ठीक है, गुरु भी मान लेते हैं। अब ये कह रहे हैं अंत में भी गुरु होता है। चलो भाई हमारा भी अंत में गुरु हो रहा है। तो क्या यगण में लघु गुरु गुरु होता है? हाँ होता है। ये आप याद रखिए, क्योंकि जब आपसे वार्णिक छंदों के विषय में पूछेंगे तो वहाँ वो ये नहीं कहेंगे कि कितने गुरु वर्ण हैं आप काउंट करके बताओ। वहाँ गिनती नहीं करनी, वहाँ ये पूछेंगे इसमें कितने जगण और कितने भगण हैं। तो जब आपको पता होगा कि भगण में कितने लघु कितने गुरु होते हैं, जगण में कितने गुरु कितने लघु होते हैं, तभी आप बता पाएंगे वहाँ कितने गुरु और कितने लघु होते हैं। अब बात कर लेते हैं, ये साइन की बता रहे हैं, यही जो हमने साइन बताए हैं यही इन्होंने बता दिया है। फिर कह रहे हैं उदाहरण, जैसे बहाना। अब बहाना में अगर हम देखेंगे तो भैया हमने ये लिख लिया बहाना, बनाना नहीं है, सिर्फ लिखना है। बहाना बनाएंगे तो फिर काम कठिन हो जाएगा। बाकी एक मात्रा, हा की 2 मात्राएं, क्योंकि हा में भी एक स्वर लगा हुआ है तो हा की 2 मात्राएं और ना की 2 मात्राएं। यानी अगर जहाँ पर हमें कोई ऐसा छंद मिलेगा वहाँ बहाना लिखा होगा तो हम वहाँ पर ये नहीं पूछेंगे कि बहाना में कितने वर्ण हैं, वहाँ ये पूछेंगे बहाना में क्या है, यगण है, मगड़ है, तगण है, जगण है, भगण है, सगण है, नगण है, क्या है। तो वहाँ आपको बताना पड़ेगा कि बहाना में यगण यूज किया गया है, क्योंकि हमें पता है कि यगण बना किससे है, यगण यमाता से बना है। यमाता में कितनी मात्राएं होंगी? तो यमाता में 5 मात्राएं होंगी। एक आदि, आदि का मतलब होता है प्रारंभ, तो प्रारंभ हमारा लघु से होगा। मध्य में हमें एक गुरु मिलेगा और अंत में भी हमें एक गुरु मिलेगा। तो उसी तरह यमाता से मिलता जुलता शब्द आपका क्या है? बहाना है। अब इसका प्रभाव जो होता है वो शुभ माना जाता है। ये जो शुभ अशुभ की बात आई है वो ये आई है कि यदि आपका कोई पद्य रचना, आपने कोई पद्य रचना की या आपने किसी की लिखी हुई पद्य रचना का अध्ययन किया तो उसमें अगर दीर्घ शुरुआत में ही आ जाएगा तो आपको पढ़ते नहीं बनेगा। क्योंकि जिन्हें संगीत का ज्ञान होगा वो जानते होंगे कि जब संगीत का प्रारंभ किया जाता है तो धीमे स्वरों में किया जाता है, इसके बाद में उसका सुर ताल बढ़ता चला जाता है। अब अगर आपने शुरुआत में ही दीर्घ कर दिया तो फिर ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए इसको शुभ माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो आदि है वो लघु से प्रारंभ हो रहा है। अगर आदि इसका गुरु से प्रारंभ होगा तो आपको संगीत के समय अपना स्वर ऊंचा करना पड़ेगा और बाद में धीमा करना पड़ेगा, जो संगीत की दृष्टि से शायद अच्छा नहीं माना जाता। और जो हमारा छंद है ये एक गीय काव्य है, इसे हम गा सकते हैं, उपन्यास की तरह या कहानी की तरह नहीं पढ़ सकते। तो इसीलिए ये छंद शुभ माना जाता है। आप याद रखिएगा, जिनके जिनके आदि में और जिनके मध्य में लघु होगा वो शुभ माने जाएंगे, और जिनके
आदि में और मध्य में गुरु होगा वो अशुभ छंद माने जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मगड़ की। अब अगर हमने बात मगड़ की करी है तो मगड़ बनाने के पहले क्या बनेगा हमारा, तो आप सभी का आंसर आ ही गया होगा कि क्या बनेगा, तो हमारा बनेगा मातारा। अच्छा, अब भाई हम मातारा लिख लेते हैं। ये रहा हमारा मातारा। अब इसमें ये भी गुरु है, ये भी गुरु है और ये भी गुरु है। अब सब गुरु गुरु है। ये कह रहे हैं आदि मध्य और अंत तीनों गुरु हैं। क्या आपने तीनों बनाए? हाँ भाई, हमने भी बनाए, हमारे भी तीनों गुरु आ रहे हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं जैसे ये शब्द ऐसे बनेगा जैसे आज़ादी। अच्छा, आज़ादी को भी देख लेते हैं। तो अगर आज़ादी को हम देखेंगे तो आज़ादी हमने अगर लिख लिया ऐसे करके, तो ये कह रहे हैं ये तो बड़ा है, इसमें दो बनेंगी ही। जा के साथ एक स्वर लगा है तो इसमें भी दो बनेंगी। दा के साथ भी दीर्घ स्वर का प्रयोग किया गया तो इसमें भी बनेगी। हाँ, इनकी बात भी सही है। तो यानी जो आपका मातारा लिखा गया है, मातारा से हमारा मगड़ बना है, तो मातारा किससे मिल रहा है? आज़ादी से मिल रहा है। और ये भी एक इसका प्रभाव क्या होगा? शुभ होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर आपका स्वर उठेगा तो उठेगा, आपका स्वर गिरेगा नहीं। अब बात कर लेते हैं तगड़ की। तगड़ की अगर हम बात करेंगे तो तगड़ हमारा बना किससे है? तो तगड़ बना है हमारा ताराज से। अच्छा, ताराज लिख लेते हैं। ये रहा आपका ताराज, सॉरी, ये आपका ताराज है। ता के साथ में दीर्घ स्वर है तो इसकी दो मात्राएं होंगी। रा के साथ में भी दीर्घ स्वर है, इसकी भी दो मात्राएं होंगी। और जा के साथ में भी कोई स्वर नहीं है, इसलिए इसकी एक मात्रा होगी। स्वर तो है लेकिन कोई एक्स्ट्रा स्वर नहीं है। अब ये हमारा हो गया गुरु, गुरु और लघु। ये कह रहे हैं आदि में गुरु होता है, भैया हमने हमारे भी आ रहा है। मध्य में गुरु, मेरे में भी गुरु आ रहा है। और ये कह रहे हैं अंत में लघु है, तो हाँ हमारा भी ऐसे ही बन रहा है। ये इनकी बात मान लिया जाए? हाँ बिल्कुल मान ली जाए। इनका साइन ऐसा बन रहा है, क्या आपका बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है भैया, ये भी इनकी बात मानने वाली है। अब ये कह रहे हैं उदाहरण इसका ये हो जाएगा जैसे बाजार। हाँ तो ठीक है, बा के साथ में भी स्वर लगा हुआ है तो बा की भी दो मात्राएं हो जाएंगी। जा में भी दीर्घ स्वर का प्रयोग किया गया है तो जा की भी दो मात्राएं होंगी। रा में कोई दीर्घ स्वर नहीं है इसलिए रा की एक मात्रा हो जाएगी। हाँ तो ठीक है, जो बाजार का बनेगा वो तगड़ की तरह बनेगा, लेकिन इसका प्रभाव अशुभ होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें पहले दीर्घ आ रहा है और बाद में लघु आ रहा है। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा अच्छा लग रहा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही या आपको कुछ त्रुटि लग रही है तो हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम अपने में सुधार कर सकें। और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। अब हम बात करेंगे किसकी? रगड़ की करेंगे। रगड़ हमने किससे बनाया था? तो रगड़ हमने बनाया था राजभा से। अब राजभा में रा के साथ में एक स्वर लगा हुआ है दीर्घ, तो दो मात्राएं हो जाएंगी यानी गुरु हो जाएगा। जा लघु हो जाएगा और भा में भी गुरु हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं आदि गुरु होता है। हाँ भैया, हम मान लेते हैं इनकी बात, आदि हमारा भी गुरु आ रहा है। ये कह रहे हैं मध्य में लघु होता है। हाँ, मध्य में लघु है, ठीक है। अंत में गुरु होता है, चलो इनकी ये वाली बात भी मान ली कि अंत में गुरु होता है। इनका SIS बन रहा है, हमने भी SIS बना दिया। ये SIS है नहीं, बस हम अपने अध्ययन के लिए इसको SIS मान लेते हैं। ये कह रहे राजमा यानी रगड़ से नीरजा बन सकता है। अच्छा, जरा बना के देख लेते हैं नीरजा कैसे बनेगा। तो ना में एक दीर्घ स्वर का प्रयोग किया गया है तो ना की में दो मात्राएं हो जाएंगी यानी गुरु हो जाएगा। रा लघु है, लघु रहेगा। और जा में एक दीर्घ स्वर का प्रयोग किया गया है तो जा में भी दो मात्राएं हो जाएंगी। इसका लेकिन प्रभाव अशुभ पड़ेगा। क्यों पड़ेगा अशुभ? क्योंकि भैया पहले चिल्लाओ फिर चुप रहो फिर चिल्लाओ, ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे याद कर लो कि पहले चिल्लाओ फिर चुप रहो फिर चिल्लाओ, ये ठीक नहीं है। चिल्लाओ तो फिर चिल्लाते रहो, और नहीं तो फिर धीरे बोलो फिर चिल्लाओ तो ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम जगड़ की। जगड़ हमारा बनता किससे है? तो जगड़ बनता है जबान से। अभी हमने पीछे देखा भी था जब हमने यमाता राजभान सलगा को देखा था। अच्छा, तो जबान कैसे है? तो जबान हमारा ऐसे लिखा जाता है, ठीक है।
जा की एक मात्रा, भा में दीर्घ स्वर का प्रयोग किया गया, भा की 2 मात्राएं, ना में एक मात्रा क्योंकि कोई दीर्घ स्वर बना नहीं। ये कह रहे हैं आदि में लघु होता है, हम मान लेते हैं इनकी बात। फिर ये कह रहे हैं मध्य में गुरु होता है, मध्य में गुरु है, ये भी मान लेंगे। कह रहे हैं अंत में लघु होता है, ये भी मान लेते हैं। तो इनका क्या है, इनका कहना है कि लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, ठीक है, ये बात ठीक है। ये कह रहे भैया जैसे प्रभाव लिखा जाता है तो प्रभाव का जो प्रयोग है वो जगड़ में बनेगा। अगर किसी आपके पद में प्रभाव शब्द आ रहा है तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि यहाँ पर क्या प्रयोग किया गया तो आप तुरंत बता दीजिएगा कि जगड़ प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि प्रा की एक मात्रा, भा में दीर्घ स्वर का प्रयोग, उसकी 2 मात्राएं, और वा में एक लघु स्वर की मात्राएं। लेकिन इसका प्रभाव अशुभ होगा। क्यों होगा? पहले चिल्लाओ, पहले धीरे बोलो, फिर चिल्लाओ, अब चिल्लाते चिल्लाते फिर धीरे बोलो, तो बात तो बनेगी नहीं। तो इसका भी प्रभाव कैसा होगा? अशुभ होगा। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं भगड़ नगड़ और सगड़ की। तो भगड़ की अगर हम बात करेंगे तो भगड़ हमारा बना किससे है? तो भगड़ बनता है हमारा भानस से। अब देखिए भा में क्या है? तो भा में लघु बनेगा। क्यों? इसके साथ में एक दीर्घ स्वर बना है। फिर हमारा ना का लघु और सा का लघु, तो गुरु लघु लघु, क्योंकि इसके साथ में एक दीर्घ स्वर है और जहाँ दीर्घ स्वर का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर गुरु होता है। ये कह रहे हैं आदि गुरु होता है, हाँ मान लिया जाएगा। ये कह रहे हैं मध्य लघु होता है, बिल्कुल सही बात है। और ये कह रहे हैं लघु अंत में भी होता है, हाँ अंत में भी लघु होता है, यानी गुरु लघु लघु, ठीक है, इनकी ये बात भी लॉक कर देते हैं। ये कह रहे हैं जो तुम्हारा भानस बनेगा, यानी जो भगण है, भगण का जो सूत्र है, भानस है जो, वो भानस जो है वो नीरद शब्द से मैच करेगा। यानी हाँ ठीक है भाई, मान लेते हैं इनकी बात, क्योंकि ना में बड़ी की मात्रा लगी है तो गुरु हो जाएगा, रा में कोई मात्रा नहीं है तो लघु हो जाएगा, दा में कोई मात्रा नहीं है तो लघु हो जाएगा। इसका प्रभाव कैसा रहेगा? तो इसका प्रभाव शुभ रहेगा। पहले चिल्लाओ, बाद में शांत हो जाओ, चिल्लाओ शांत हो, ये बात ठीक नहीं है। अब बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं नगण की। नगण में क्या होता है? तो नसल, हमने नसल पढ़ा था, नसल से नगढ़ बना। तो नसल में तीनों लघु होते हैं। देखिए ये हमने लिखा क्या? नसल, लिख लेते हैं न स ल। अब ना में एक मात्रा, सा में एक मात्रा और ला में एक मात्रा, क्योंकि इन तीनों शब्दों में कोई गुरु यूज नहीं किया गया है। जैसे दीर्घ मात्रा का प्रयोग करेंगे तो गुरु आएगा। जैसे हमने कमल लिखा था तो कमल में एक एक मात्रा, 3 मात्राएं बन गई थी। वैसे ही नसल, तो नगढ़ में कितनी क्या बनेगा? तो नगढ़ में आपका आदि मध्य और अंत तीनों में लघु हो जाएगा। यही आपसे पूछा जाएगा कि नगढ़ में कितनी मात्राएं होंगी? तो नगढ़ में आपकी 3 मात्राएं होंगी। ठीक है, 3 इसमें भी आ रही हैं। ये कमल हो गया, ये शुभ है, ये भी आप याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं सगण की। सगण किससे बना है? तो सगण बना है सलगा से। सलगा लिखेंगे, सलगा, सलगा। तो सा में एक मात्रा, ला में भी एक मात्रा, गा के साथ में दीर्घ स्वर का प्रयोग किया गया है तो गा में गुरु होगा। तो ये कह रहे हैं आदि में लघु, मान लेते हैं इनकी बात। ये कह रहे हैं मध्य में लघु, ये बात भी मान लेते। और ये कह रहे हैं अंत में लघु, तो ये बात इनकी मान लेते हैं। यानी IIS, हमारा भी IIS आ रहा है। आगे बढ़िए। कह रहे हैं कि जो सगण है, सगण अगर आपका मैच किया जाए तो वसुधा बनेगा। बस यानी वसुधा कैसे बनेगा? क्योंकि वा में भी लघु है, सा में भी लघु है और धा में गुरु है। तो सगण में अगर IIS आपका है तो वहाँ पर क्या होगा? सगण होगा। अब ये गणों को एक बार हम फिर से देख लेते हैं। कैसे देखेंगे इनको? इनको इस तरह से देखेंगे कि आपका जो मगड़ है, मगड़ में क्या होगा? मातारा होता है, तो मातारा में ISS, भगण में सॉरी पहले यमाता आया था, इनको साफ कर लो। यमाता, यगण में कितने स्वर, कितनी मात्राएं होंगी?
तो ISS यानी लघु गुरु गुरु। मगड़ में क्या होगा तो 3 गुरु, तगड़ में गुरु गुरु लघु, रगड़ में गुरु लघु गुरु, जगड़ में लघु गुरु लघु, भगड़ में गुरु लघु लघु, नगड़ में 3 लघु और सगड़ में लघु लघु गुरु। याद रखिएगा, यगण, मगड़ और आपका भगण, नगण ये शुभ होते हैं 4, बाकी 4 अशुभ होते हैं। तो ये था आज का आपका ये जो टेबल है, ये आप जरूर याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। काव्य या छंद में अब आगे बढ़ते हैं। काव्य या छंद के आदि में अगण अर्थात अशुभ गण नहीं पढ़ना चाहिए। आप अशुभ गण के बारे में अभी पीछे पढ़ ही चुके हैं, अशुभ गण नहीं पढ़ना चाहिए। शायद उच्चारण में कठिनता होती है, लय दग्ध होने के कारण कुछ गणों को अशुभ माना जाता है, मैंने आपको बता ही दिया। अब ये बात कर रहे हैं कि गणों की को सुविधापूर्वक याद रखने के लिए यमाता राजभान सलगा का सूत्र बनाया गया, जो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं यति की, कि यति क्या होता है, क्योंकि छंद पढ़ते समय इन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। आप में से अगर किसी ने रामायण का अध्ययन किया होगा तो आपको छंदों के विषय में थोड़ा ज्ञान होगा, क्योंकि रामायण में कई प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। बाबा तुलसी जी ने चौपाई है, दोहा है, सोरठा है, बरवय है आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। तो यदि आप में से किसी ने रामायण का अध्ययन किया होगा तो आपको छंदों की काफ़ी अच्छी जानकारी होगी। अब बात कर लेते हैं यति की। छंदों को पढ़ते समय कई स्थानों पर विराम लेना पड़ता है, उन्हीं विराम स्थलों को यति कहा जाता है। नियमित वर्णों एवं मात्राओं पर यति लागू होती है। अब आप जैसे कोई छंद पढ़ रहे हैं, कोई गाना गा रहे हैं, अब आप गाते चले गए, रुके नहीं कहीं, तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ से किसका अंत हुआ, कहाँ से कौन सी कड़ी उठाई गई, कहाँ से कहाँ पे उसको विराम किया गया, ये तो पता ही नहीं चलेगा। अब जब यति नहीं होगी, गति नहीं होगी, लय नहीं होगा, तो गाना गाना लगेगा ही नहीं। तो वही बात यहाँ कही गई है कि छंदों को पढ़ते समय यथा स्थान जो विराम लिया जाता है उसे यति कहते हैं। गति किसको कहते हैं, तो छंदों को पढ़ते समय एक प्रकार के प्रवाह की अनुभूति होती है, जिसे गति कहते हैं। अब ये कह रहे हैं तुकांत क्या होता है, तो तुकांत के विषय में अगर हम देखेंगे तो ये कह रहे हैं कि छंदों के पदांत में जो अक्षरों की समानता पाई जाती है उसे तुकांत कहते हैं। तुक 2 प्रकार के होते हैं, एक तुकांत जिनमें तुक वाले छंदों को तुकांत कहते हैं, एक होता है आतुकांत जिन्हें तुकहीन छंदों को आतुकांत कहते हैं। अब ये कह रहे हैं, जैसे आप मान लो कोई चौपाई पढ़ रहे हैं, एक चौपाई है रामचरितमानस में दीन दयाल बिरुद संभारी, तो एक शब्द आपका एक चरण के अंत में क्या आया, संभारी। फिर दूसरा जब आप चरण पढ़ेंगे तो है हरहु नाथ मम संकट भारी। तो ये जो आपका भारी भारी आया, ये क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे तुकांत। अब अगर आपने सोरठा पढ़ा तो सोरठा में जो मात्राएं होती हैं, सोरठा में जो तुक बनता है वो तुक एक जैसा नहीं बनता। जैसे आपने उल्लाला पढ़ा और आपने रोला पढ़ा, और इनको मिला के वो आपका बनता है छंद, कौन सा बनता है, रोला और उल्लाला मिला के आपका एक छंद बनता है, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। तो उसमें दोनों का हो जाएगा, तो जब उनकी तुकबंदी होगी तो तुकबंदी होगी नहीं, क्योंकि 2 पदों को मिला के एक पद बनाया गया है, तो उसकी आपकी तुकबंदी नहीं हो पाएगी। छप्पे बनता है शायद, रोला और उल्लाला को मिला के छप्पे बनता है। तो अगर आप छप्पे पढ़ेंगे तो छप्पे में तुकांत हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि छप्पे बनाने के लिए हमने 2 पदों को मिलाया, उसकी अलग तुकबंदी है, उसकी अलग तुकबंदी है, तो आपको मेल नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, आतुकांत आ जाएगा। अब बात करते हैं छंदों के भेद की। वर्ण और मात्रा के विचार से छंद के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, एक है आपका मात्रिक छंद। मात्राओं की गणना के आधार पर जिस छंद की रचना की व्यवस्था की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं, और इनमें वर्णों की समानता पर ध्यान नहीं दिया जाता।
जरूरी नहीं है कि वर्णों में जितने चौपाई, कोई चौपाई अगर आप पढ़ रहे हैं और उसमें जितने वर्ण हैं उतनी ही मात्राएं होंगी, ये आवश्यक नहीं होता है। तो जिनमें हम मात्राओं की गणना करते हैं वो मात्रिक छंद होते हैं, जिनमें वर्णों की गणना करते हैं वो वर्णिक छंद होते हैं। आगे आगे आपका वर्णिक छंद इसमें पढ़ते हैं। इसमें केवल वर्णों की गणना के आधार पर रचा गया छंद वर्णिक छंद कहलाता है और इन छंदों में वर्णों की संख्या और नियम का ध्यान रखा जाता है। मात्रिक और वर्णिक छंदों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक सम, एक अर्धसम और एक विषम। सम कैसा होता है? तो जिस छंद के चारों चरणों में मात्राओं और वर्णों की संख्या बराबर होती है उसे सम छंद कहते हैं। जैसे चौपाई, ये एक मात्रिक छंद होता है। अब बात करते हैं अर्धसम, जिस छंद के प्रथम और तृतीय तथा द्वितीय प्रथम, तृतीय तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में, द्वितीय और चतुर्थ चरण में वर्णों की संख्या बराबर होती है उसे अर्धसम कहते हैं। जैसे दोहा, सोरठा, बरवै। अब बात करते हैं अगर विषम छंद की, तो जिन छंदों में 4 से अधिक 6 चरण हो तथा प्रत्येक चरण में मात्राओं अथवा वर्णों की संख्या भिन्न हो उसे विषम चरण कहते हैं। जैसे छप्पय और कुंडलियाँ। अब आगे बात करते हैं और बढ़ते हैं उभय छंद की तरफ। उभय छंद में आपका है कि गणों और में वर्णों का बंधा होना प्रमुख लक्षण होने के कारण इसे उभय छंद कहते हैं। कहने का इनका मतलब है इसे वर्णिक छंद, गणबद्ध या गणात्मक छंद भी कहते हैं। इन छंदों में मात्रा और वर्ण दोनों की समानता मानी जाती है। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना करी जाएगी, वर्णिक छंदों में वर्णों की गणना की जाएगी, लेकिन उभय छंद में दोनों की गणना की जाती है। इसमें वर्णों की भी की जाती है और मात्राओं की भी की जाती है। ये आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरह से पूछा जाता है ये कि आपको एक पद दिया जाएगा और उस पद के हिसाब से आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कितने वर्ण हैं। ठीक है, तो आपको उन वर्णों में मात्राओं की गणना करनी पड़ेगी और फिर उसमें बताना पड़ेगा। उसमें फिर ये नहीं बताना है कि 16 मात्राएं हैं कि 15 मात्राएं हैं कि 11-13 हैं कि 13-11 हैं कि 24 मात्राएं हैं, ये नहीं बताया जाता। उसमें मात्राओं की गणना करने के बाद में उनको नगड़, भगड़, सगड़ इत्यादि के रूप में बताया जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर एक उदाहरण बताऊँ कि आपका मान लो है एक, इसका जो प्रमुख उदाहरण होता है वो मालिनी होता है, द्युत विलंबित होता है। तो एक उदाहरण लेते हैं, न जिसमें कुछ पौरुष हो यहाँ, न जिसमें कुछ पौरुष हो यहाँ, सफलता वह पा सकता कहाँ। सफलता वह पा सकता कहाँ। अब देखिए इसमें अगर हम मात्राएं निकालेंगे तो यह 1 2 3 2 1 1 2 1 1 2 1 और यहाँ पर 2। ठीक है, यहाँ 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 और 1 2। अब अगर हम इनका पेयर बनाएंगे तो ये पेयर बनेगा, इनका बनेगा, ये बनेगा। तो अब आपको जैसे मात्रिक छंद है तो मात्रिक छंद में आप काउंट करेंगे 1 2 3, सॉरी हिंदी में करते हैं, 1 2 3 2 5 6 7 2 8 7 2 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ पे 16 मात्राएं हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 2 9 10 11 13 14 15 16। अब अगर ये मात्रिक छंद होता तो हम ये कहते कि भैया इसमें 16 मात्राएं हैं तो इसका मतलब ये चौपाई है। लेकिन ये मात्रिक छंद तो है नहीं, ये है क्या? उभय छंद। तो इसमें हमें दोनों चीज़ों को काउंट करना चाहिए। मात्राएं हमने काउंट कर ली, इसके बाद में हमने ये पेयर इनके बना लिए। कौन से पेयर बना लिए? जो हम रगड़ भगड़ सगड़ में बनाते हैं, 3 के ये पेयर बना लिए। तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें 16 मात्राएं हैं ना, हम ये कहेंगे कि इसमें नगण भगण रगड़ के क्रम में कुल 12 वर्ण होते हैं।
इस तरह से हम इनको काउंट करेंगे। अब आप उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके प्रमुख उदाहरण होते हैं मत्तगयंद, शवैया, मालिनी और द्रुत विलंबित। अब बात करते हैं मुक्तक छंद की। मुक्तक छंद में चरणों की अनियमित, असामान, स्वच्छंद गति और भावानुकूल यति विधान ही मुक्तक छंद है। इसमें कोई रोक टोक नहीं है, मुक्त होकर छंदों की रचना करी जाती है और मुक्त होकर छंदों को पढ़ा जाता है। इन छंदों के चरणों में मात्रा अथवा वर्णों की संख्या का कोई नियम नहीं होता है। लास्ट में गुरु आएगा, लास्ट में लघु आएगा, लास्ट में तुकबंदी होगी, तुकांत होगा, कोई नियम नहीं है इसमें केवल पद का प्रभाव ही अपेक्षित होता है। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जो कि मुक्त छंद के जन्मदाता माने जाते हैं, तो पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी, इनकी एक प्रसिद्ध रचना थी जूही की कली, जो इन्होंने मुक्त छंद में रचना की थी। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से लेकर नई कविता तक हिंदी कविता में इसका अत्यधिक प्रयोग हुआ है। आधुनिक कविता इसी मुक्तक छंद में लिखी जाती है। नई कविता एक समय था, जैसे कि हम हिंदी साहित्य में आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल पढ़ते हैं, तो ये हमारे मेजर डिवीज़न है, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। उसके बाद में हम आधुनिक काल का भी डिवीज़न करते हैं और उसमें हम पढ़ते हैं, जैसे कि गद्य काल पढ़ते हैं, उसमें अलग अलग विद्वानों के नाम, जैसे भारतेंदु युग पढ़ते हैं, छायावाद युग पढ़ते हैं, प्रगतिवाद पढ़ते हैं, प्रयोगवाद पढ़ते हैं। और प्रयोगवाद के बाद की जो रचनाएं की गई हैं, जो अज्ञेय जी के बाद की रचनाएं हैं, उनको नई कविता के नाम से जाना जाता है, जिन्हें आधुनिक कविताएं भी कहते हैं और नई कविताएं भी कहते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से लेकर हिंदी कविता, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कब के कवि हैं, तो ये छायावाद के कवि हैं। और ये नई कविता में, नई कविता का मतलब जो सबसे लास्ट में कविता की पद्धति है, उस तक इन छंदों में खूब रचनाएं की गई हैं। अभी तक भी मुक्तक छंद में रचनाएं की जाती हैं। अब इनका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पद पर। ये मुक्तक छंद में रचित है और ये निराला जी की प्रसिद्धि का एक प्रमुख कारण भी है। तो ये थी आज की आपकी क्लास। कल की क्लास में हम इनके उदाहरणों के विषय में अध्ययन करेंगे, जैसे कि दोहा है, चौपाई है, रोला है, सोरठा है, इनके विषय में हम कल अध्ययन करेंगे। आज आपका बहुत समय हो जाएगा, फिर आपको क्लास बोरिंग लगने लगेगी। आप इतना अध्ययन कर लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि कल हम जब चौपाई, दोहा, सोरठा, उलाला, रोला, कुंडलियाँ, इन सब का जब हम इन सब की मात्राएं निकालें, वर्ण निकालें, तो आपको भी आसानी रहे चीज़ें समझने में। तो उसके लिए आप आज की क्लास का अच्छे से अध्ययन कर लें। कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करें, हम आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। क्लास पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यही आपका बहुत बहुत धन्यवाद।